ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी हवालुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत कम से कम टाइम में ख़त्म कर दूँ, मतलब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करवा के इसको एंड करूँ ताकि आप भी नहीं थकें और जो इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हैं वो हम कवर भी कर लें। ठीक है, तो ये जो हमारा एडवांस मास्टर वर्कशॉप का कोर्स होगा, इसके अंदर सबसे पहले हम एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके अंदर हमें करना क्या है, कि कितने दिन तक चलेगा, किस तरह इसमें काम होगा। इसमें ऑलरेडी आई गेस आप लोगों के साथ पोस्टर शेयर किया गया था, तो मैं एक मरतबा फिर वो पोस्टर आपको दिखा देता हूँ ताकि एक मरतबा हमारा रिमाइंड हो जाए कि इसमें हम करने क्या जा रहे हैं और उसमें असल में हमारा एजेंडा क्या है इस वर्कशॉप को कराने का। ये एडवांस मास्टरी वर्कशॉप था, तो इसके अंदर हमने जो कवर करना है वो नैरेटिव रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस है। आज इसकी पहली डेट थी, तो आज डेमो हम करवा देंगे, इसका फ्री डेमो था। देन इसमें एक चीज़ अच्छी है कि इसमें हम आपको पब्लिकेशन मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे टिल द एंड, यानी कि जब तक पब्लिकेशन ना हो जाए। ठीक है, उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो चार्ज आपसे हम अभी करेंगे वही इसी चार्जेस के अंदर आपसे हम इंशाल्लाह मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। हमारे मेंटोर्स आपको गाइड करते रहेंगे और पब्लिकेशन हो जाएगी। तो मेंटोरशिप सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास कोई एक मेंटोर होगा जो आपको गाइड करेगा, बल्कि हमारे पास एक हायर मेंटोर ग्रुप भी है। एक वो मेंटोर का ग्रुप है जो आपको बाकायदा रिसर्च के पूरे जर्नी के अंदर गाइड करेगा, फिर एक वो मेंटोर्स का ग्रुप है, या कह सकते हैं वो सीनियर ऑथर्स हैं, जो कि एट द एंड आपकी हायर जनरल पब्लिकेशन कराने में हेल्प करेंगे। तो ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, आई गेस आप लोगों को समझ में आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बहरहाल अभी मैं इस सेशन के अंदर कोशिश करूंगा कि सब चीज़ें आपको एक ही बात दी एक एक करके सिखा दूँ, समझा दूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट बिना देर किए हम जो है स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। तो आज हम बेसिकली जो हम कोशिश करेंगे कि पहले हम आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आज के, वो ये है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है, इसके बारे में मैं हल्की सी बात करूंगा कि इसमें हम क्या करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज़ ये हम डिस्कस नहीं करेंगे आज बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक के वर्कशॉप में यूट्यूब की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। हमने बेसिक के अंदर कवर करवाया हुआ है, किसी ने नहीं देखी थी बेसिक की वीडियो तो वो जाके देख सकता है, यूट्यूब चैनल पर हमारे मौजूद है। हियरार्की ऑफ एविडेंस क्या होता है ये हम देख लेंगे। मेटा एनालिसिस, नैरेटिव रिव्यू और सिस्टमैटिक रिव्यूज़ के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं ये भी हम देख लेंगे। पीको फ्रेमवर्क किस तरह बनाया जाता है कि पी स्टैंड्स फॉर, आई स्टैंड्स फॉर CO, इसकी सर्च स्ट्रिंग किस तरह बनती है ये हम चेक कर लेंगे। लिटरेचर सर्च स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं ये भी देख लेंगे। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, और बेसिक्स ऑफ सर्चिंग के हवाले से कुछ ना कुछ बात कर लेंगे। तो आज ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 45-40 मिनट्स को कवर कर दूँ जल्द से जल्द। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। कितने बच्चे हो गए? ओके, ठीक है। सो व्हाट इज़ द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन? अच्छा, इसमें सबसे पहले आप बहुत सिंपल अल्फाज में समझ लें कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में हम क्या करते हैं। हमारा जो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस है वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर। इसमें हम करते क्या हैं, इट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग करंट प्रेवलेंट रिसर्च फाइंडिंग्स टू इन्फॉर्म क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड पेशेंट केयर। यानी कि ऑलरेडी जो रिसर्चेस पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें हमारे पास कोहर्ट स्टडीज़, केस कंट्रोल स्टडीज़ हैं, या फिर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल स्टडीज़ हैं, उनकी एविडेंस को लेते हुए, मतलब उनके एविडेंस, यानी कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में ये होता है कि उनके एविडेंस को लेते हुए हम उनकी एक समरी तैयार करते हैं, और समरी तैयार करके फिर वो मेडिकल वर्ल्ड को पब्लिश करके देते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर, ताकि फिर उस रिसर्च पेपर से पॉलिसीज़ वगैरह बन सकें। तो क्या मैं लिखा मैंने कि इन्फॉर्म क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। तो आप जो भी अपने हॉस्पिटल्स के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी देखते हैं, या फिर आपके पास जो यूज़ हो रही हैं, भी गाइडलाइंस बनी हुई हैं, वो सब इन्हीं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का नतीजा है। बहुत एक छोटी सी एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारे पास ये वेल नोन फैक्ट है, यहाँ जितने भी ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फाइनल ईयर से हो या फर्स्ट ईयर से हो, वो जानते हैं कि हमारे पास एक डायबिटीज़ को डायग्नोज करने की एक लिमिट होती है। तो वो क्या होती है, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर किसी पेशेंट में 8 घंटे की फास्टिंग के बाद, 8 आवर्स फास्टिंग के बाद अगर हमने उसका OGTT किया, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, आप सब नहीं पढ़ा हुआ होगा, सेकेंडरी मेडिसिन में पढ़ाते हैं, तो अगर उसकी वैल्यू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा आ जाए तो हमें पता है कि वो शुगर डायग्नोज हो जाता है। तो हमें ये बात कैसे पता चली कि किसी शख्स को अगर डायबिटीज़ डायग्नोज करना है या शुगर डायग्नोज करना है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो दरअसल हुआ ये होगा कि बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट की गई होंगी, बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा लिया गया होगा, उन सब पेशेंट्स के डेटा को जमा किया गया होगा, मिलाया गया होगा, फिर उसकी बिना पर जाके, उस एविडेंस की बिना पे जाके फिर एक पॉलिसी बनाई गई होगी, जिसे फिर हम आज यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप अपनी पैथोलॉजी की बुक देख सकते हैं, अपनी गाइटिन की बुक देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत बायोकेमिस्ट्री देख सकते हैं, बहुत सारी रेफरेंस रेंजेस होती हैं। आपने रेफरेंस देखा होगा कि अगर हाइपरटेंशन डायग्नोज करना है 90 to 110 या 130 एज ग्रुप के, हाइपरटेंशन का आपने देखा होगा कि
तकरीबन अलग कैटेगरीज होती हैं। अगर कोई पेशेंट 45 से लेकर 55 एज का तो उसकी अलग डायमेंशन होती हैं, अगर 55 65 का तो उसकी अलग डायमेंशन होती हैं। इसी तरीके से किसी को किडनी फेलियर का पेशेंट डायग्नोस करना है तो हमें पता है उसमें क्रिएटिनिन रेशो देखा जाता है, यूरिया क्रिएटिनिन रेशो होता है, सोडियम के लेवल्स देखे जाते हैं, ठीक है, बेन देखा जाता है, ब्लड नाइट्रोजन। तो ये सब चीज़ें जो हैं कैसे हम मालूम करते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के जरिए इनके रिसर्चेस परफॉर्म की जाती हैं और रिसर्चेस की बुनियाद पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर जाके उससे फिर पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और दरअसल ये जो अभी हम ये जो कोर्स स्टडी करेंगे एडवांस मास्टर वर्कशॉप इन द सिस्टमैटिक रिपोर्ट मेटा एनालिसिस, दीज आर द की, these researches are the key to generate any policy of the medicine। जितनी भी पॉलिसीज मेडिसिन के वर्ल्ड के अंदर बनाई जाती हैं उसके अंदर सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं, क्योंकि दिस इज़ द हायर लेवल ऑफ एविडेंस। मैं आपको बताता हूँ कैसे। चलिए अभी पहले हम आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं इस हवाले से कि टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज़ क्या होती हैं। अच्छा, पहले एक इंतबाह देना चाहता हूँ सबको कि अगर आप मतलब जो भी लोग हैं, चाहे वो स्क्रैच से सीखना चाहते हूँ, ABCD से हम स्टार्ट कराएंगे रिसर्च। अगर आपको रिसर्च थोड़ी बहुत आती भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको रिसर्च बिल्कुल भी नहीं आती, यानी कि आप रिसर्च के आर भी नहीं जानते, तो कोई मसला नहीं है, हम आपको बिल्कुल स्क्रैच से सिखाएंगे A to Z, A से लेके Z तक। आपको कोई इशू नहीं होगा। इवन कि आपने अगर बेसिक भी नहीं लिया, आप कहते हैं कि हम तो बेसिक रिसर्च नहीं ली, हम एडवांस कैसे ले लें, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एडवांस बिल्कुल अलग रिसर्च है और बेसिक में बिल्कुल अलग तरह की रिसर्चेज हम कवर करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के स्टडी डिज़ाइन होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी होता है। तो अभी जो हमने अपने बेसिक के अंदर कवर किया है वो ये कवर किया, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को कवर किया है, क्रॉस सेक्शन और यहाँ पर केस रिपोर्ट भी होता है उसको कवर किया है। ठीक है, एडवांस के अंदर हम एक्सपेरिमेंटल टाइप की स्टडीज यानी कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, और फिर उसके बाद एक और एक स्टडी होती है सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस, उसको कवर करते हैं। पहला तो हमारे पास जो स्टडी डिज़ाइन है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, इन तमाम रिसर्चेस का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने ऑलरेडी बताया है अपने बेसिक रिसर्च के अंदर। यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल है, रिसर्च एक्सेस के नाम से सर्च करेंगे तो ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं, अगर आप हमारे मेन पेज पे आएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1.4K व्यूज़ हैं, 2 वीक्स पहले अपलोड हुई थी। तो इसके अंदर हमने बहुत डिटेल में तमाम रिसर्चेस की डिटेल दी दी है, A to Z सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। तो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के अंदर हम इन जो यहाँ पर स्टडी इनलिस्टेड हैं, जैसे केस कोहर्ट्स, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शन, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, इन स्टडीज़ को जो है हम यूज़ करते हुए डेटा जनरेट करते हैं। ठीक है, कैसे जनरेट करते हैं मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इसे कहते हैं हमारे पास पिरामिड ऑफ एविडेंस। ठीक है, हम यहाँ पर देखें तो ये इसे हम एविडेंस का पिरामिड कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक पिरामिड है, इसकी बेसिस हैं कुछ और फिर वो जाके पीक पे जाके मिल रही हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पीक पे हायर लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू को दिखाया जा रहा है। ये फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छी बात यह है कि ये जो मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू है ये स्टूडेंट लेवल पे आराम से कंडक्ट किया जा सकता है, जबकि आपके पास जो अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन है नीचे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स की शक्ल में, कोहर्ट, केस कंट्रोल, केस रिपोर्ट्स, इसमें से आप केस रिपोर्ट कंडक्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स की मौजूदगी के अंदर। केस कंट्रोल, कोहर्ट्स और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव स्टडीज़ होती हैं, इसमें खर्चा होता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, तब जाके ये स्टडी कंडक्ट हो पाती है। स्टूडेंट लेवल पे करना ये पॉसिबल नहीं। लेकिन अच्छी बात ये है कि इन तमाम स्टडीज़ को कंपेयर किया जाए तो हायर लेवल ऑफ एविडेंस जो होता है वो सिस्टमैटिक रिपोर्ट मेटा एनालिसिस का होता है, और ये फिल्टर इन्फॉर्मेशन होती है और स्टूडेंट्स को आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी डेटा आपने ग्राउंड वर्क पे जाके कलेक्ट नहीं करना, ये सारा काम कंप्यूटर पे शुरू होगा और कंप्यूटर पे ही एंड हो जाएगा। आप यू जस्ट नीड अ लैपटॉप, एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन एंड सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स, दैट्स इट। ये तीन चीज़ें आपके पास होंगी, आप आराम से इन स्टडीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं और आराम से पब्लिश भी कर सकते हैं। इस ₹1 भी खर्चा आपका नहीं होगा। वो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो इंशाल्लाह इन 10 डेज़ 11 डेज़ के अंदर हम डिटेल में समझ लेंगे कि किस तरह से हम सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस को पब्लिश कर सकते हैं। और इस स्टडीज़ के अंदर इन्हीं स्टडीज़ का डाटा यूज़ होता है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, कोहर्ट, केस कंट्रोल, केस रिपोर्ट यूज़ नहीं होता। क्यों यूज़ नहीं होता वो मैं आप बाद में बताऊँगा। बस केस रिपोर्ट की जगह में यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल या सर्वे रख सकते हैं, जहाँ पर मौजूद आपको नहीं दिखा वो हो सकता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ एविडेंस सबसे हाईएस्ट जो है वो मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू का होता है। एक मरतबा मेरे ख्याल से आप लोगों को पबमेड की स्क्रीन दिखा देनी चाहिए मुझे, जो कि हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटाबेस है मेडिकल लिटरेचर और मेडिकल सर्च का। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम एक आर्टिकल सर्च कर लेता हूँ और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, वो देख लेते हैं फिर हम बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई आर्टिकल सर्च करें और मैं अगर यहाँ पर ड्रॉप डाउन आऊँ तो यहाँ पर आप कुछ फ़िल्टर्स देख रहे हैं। इस फिल्टर्स के अगर हम नीचे हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन है सिस्टमैटिक रिव्यू,
रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, ठीक है। अगर आप सी ऑल आर्टिकल टाइप फिल्टर्स देखेंगे यहाँ पर और भी बहुत सारे आ जाएंगे। जब आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी पे क्लिक करेंगे तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपको ऑब्जर्वेशनल स्टडी कौन सी स्टडीज होती हैं, ये वाली स्टडीज होती हैं, ये वाली कोहेट, केस कंट्रोल और क्रॉस सेक्शनल, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कौन से होते हैं, वो ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। इसके अलावा मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यू अलग चीज़ हैं, वो अभी हम पढ़ लेंगे कि वो क्या चीज़ें होती हैं। ये पूरा कोर्स ही इसके गिर्द ही पूरा घूमता है, ठीक है। ओके, बाकी इस होम पेज को किस तरह यूज़ करते हैं, सर्चिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये सब ऑलरेडी मैंने बताया आपको यूट्यूब पे मौजूद है। हमारी ही नेक्सस के चैनल पे ये वीडियो आप देख लेंगे, कितनी मिनट की वीडियो, सिर्फ 1 घंटे की वीडियो अगर आप देखेंगे तो सब कुछ आप सीख लेंगे A to Z। तो वो फिर मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, तो इस रिसर्च के अंदर, इस कोर्स के अंदर हमें ये 3 चीज़ें कवर करनी होंगी। एक नैरेटिव रिव्यू है, सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव के अंदर ये 3 स्टडीज़ का डिफरेंस पहले समझा दूँ कि किस तरह से इन तीनों में डिफरेंस है। तो आप डेफिनेशंस पे नहीं बल्कि मेरे अल्फाजों पे गौर करें कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ अ नैरेटिव रिव्यू? नैरेटिव रिव्यू क्या होता है कि दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू बेस्ड ऑन ऑथर्स इंटरप्रिटेशन। जैसे अभी हम पबमेड की स्क्रीन पर गए, मैंने आपको दिखाया था, यहाँ बहुत सारी स्टडीज़ हैं। तो सपोज करें कि आप ऑथर हैं और आप क्या चाहते हैं, आप डायबिटीज़ पे कोई पेपर लिखना चाहते हैं, आपके जहन में कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के जवाब, आंसर्स को ढूंढने के लिए आप इस पूरी पबमेड की स्क्रीन को सर्च करते हैं, उसमें से डाटा निकालते हैं और उस डाटा को एक जगह कंपाइल कर लेते हैं। तो दिस होल प्रोसेस ऑफ जनरेशन विल बी कॉल्ड अ नैरेटिव रिव्यू। आप देख रहे होंगे, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड अ रिव्यू। आपने क्या किया, इस पूरे डेटा को रिव्यू किया और उसको जो है अपने अल्फाज के अंदर नारेट कर दिया। नारेट का मतलब होता है बोलना या बताना, ठीक है। नैरेटिव रिव्यू, तो इसकी लफ्ज की डेफिनेशन इसके अल्फाज के अंदर मौजूद है कि किसी भी ऑथर ने जाके अपने पूरे रिव्यूज को नारेट कर दिया। सो व्हाट इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू? इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? यस, सो इट इज अ रिगरस सिस्टमैटिक अप्रोच टू सिंथेसाइजिंग एविडेंस। अब इसमें भी एविडेंस ही हम जनरेट करेंगे और पबमेड ही सर्च होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि जो सिस्टमैटिक रिव्यू है इसके लिए हमारे पास एक गाइडलाइन मौजूद है जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइन है, और वो इंटरनेशनल गाइडलाइन है ये, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द प्रिज्मा 2020 चेकलिस्ट। ये एक चेकलिस्ट है। इंशाल्लाह जब हम कोर्स में आगे बढ़ रहे होंगे तो मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे इसको हम यूज करते हैं। बहरहाल इस चेकलिस्ट को फॉलो किया जाता है कि जो भी आप डेटा सिंथेसाइज कर रहे हैं या एविडेंस जनरेट कर रहे हैं, तो इस पूरे चेकलिस्ट को देखते हुए हमने एक डेटा जनरेट करना होता है। और ये बहुत ही विग्रस प्रोसेस होता है, इतना आसान भी नहीं कि बस देखा और लिख दिया, बहुत टाइम लगता है, स्किल्स चाहिए होती है, मालूमात, इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ चाहिए होता है, उसके बाद जाके कोई डेटा जनरेट होता है, ठीक है। सो ये है सिस्टमैटिक रिव्यू। ओके, अब मेटा एनालिसिस क्या होती है? अब सिस्टमैटिक रिव्यू को ही उस पर जब हम एक स्पेसिफिक किस्म का स्टैटिस्टिकल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, एक स्पेसिफिक किस्म का स्टैटिस्टिकल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो फिर सिस्टमैटिक रिव्यू इज अपग्रेडेड इनटू मेटा एनालिसिस, ठीक है। क्या होता है नैरेटिव रिव्यू में? हम एक नैरेटिव जनरेट करते हैं विदाउट एनी रिगरस सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक रिव्यू में हम एक रिगरस सिस्टमैटिक अप्रोच करते हैं, जिसके लिए हमारे पास ये कुछ एक चेकलिस्ट है, इसको फॉलो करते हुए, और चेकलिस्ट के बाद जब इस पर हम कोई स्टैटिस्टिकल डेटा या स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू करते हैं तो वो मेटा एनालिसिस बन जाता है। इस तरह से मैंने आपको पबमेड के डायग्राम को स्क्रीन पे दिखाया कि यहाँ पर तीनों चीज़ें मौजूद हैं। रिव्यू यहाँ पर इट मीन्स कि नैरेटिव रिव्यू, दिस इज द सिस्टमैटिक रिव्यू एंड दिस इज द मेटा एनालिसिस। तीनों अलग अलग मौजूद हैं। तो रिव्यू इज द ऑथर्स नरेशन और नैरेटिव रिव्यू, systematic review is the vigorous process to generate evidence. And what is a meta-analysis? Meta-analysis is the application of a statistical softwares on the systematic review. So this is actually an upgradation of the systematic review. Meta-analysis upgradation है इसकी, ठीक है। So I hope यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। जो मैंने अब तक समझाया प्लीज़ थम्स अप कर दें कि ये तीनों स्टडीज़ आपके लिए क्लियर, हम आगे बढ़ जाएंगे, बहुत टाइम भी कम है। थैंक यू सो मच। चलिए, तो मुझे लगता है मैं बात अपनी पहुंचाने में कामयाब रहा, तो जल्दी से आप आगे बढ़ जाते हैं। सो व्हाट इज अ पीको फ्रेमवर्क? अब हम बाकायदा चल रहे हैं सिस्टमैटिक रिव्यू के ऊपर।
अच्छा, इस कोर्स के अंदर हम ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे, नैरेटिव व्यू, सिस्टमैटिक व्यू, मेटा एनालिसिस, लेकिन फिलहाल अभी मैं सिस्टमैटिक रिव्यू को कवर कर रहा हूँ। तो अभी जो हमारा पूरा फोकस होगा वो ये होगा कि हम सर्च स्ट्रिंग किस तरह बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि सर्च स्ट्रिंग क्या होता है, उसके बाद फिर मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई हैं, और ये एग्जाम्पल्स दरअसल हमारे अपने पुराने स्टूडेंट्स की ही है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ पर ये एक सर्च स्ट्रिंग बनी हुई है येलो कलर में, ये एक ब्लू कलर में बनी है, बहुत लंबी सर्च स्ट्रिंग है, एक ग्रीन कलर की है, एक रेड कलर की है। तो आप देख लोगे कुछ सर्च स्ट्रिंग बहुत लंबी हैं, कुछ बहुत छोटी सी हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप इग्नोर करें, क्योंकि अमूमन वेट फाइल अपडेटेड नहीं होता बहरहाल। तो अभी आप देखेंगे विद इन 10 to 15 मिनट्स, विद इन 10 to 15 मिनट्स आप यहाँ पर टाइम नोट कर लें। इंशाल्लाह अब 15 मिनट्स के बाद, 10 मिनट्स के बाद आपको ये पूरा चीज़ आता होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, जो आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और मैश, पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं इसके अंदर, ये कहाँ कहाँ हमने ब्रैकेट्स डाले हुए हैं, क्या क्या कैसे किया हुआ है। विद इन 15 मिनट्स ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, हो सकता टाइम बढ़ जाए। सो हमारे पास यहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं हमें जब भी एक रिसर्च फ्रेमवर्क, एक रिसर्च स्ट्रिंग तैयार करनी होती है। अच्छा, याद रखिएगा, मैं टाइटल सिलेक्शन नहीं बता रहा, रिसर्च के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ सर्च स्ट्रिंग बनाना सीखेंगे कि जब हमें कोई सिस्टमैटिक रिव्यू स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट कम फर्स्ट जो हमारे पास जो नीड होता है वो सर्च स्ट्रिंग की नीड होती है, ताकि हम कोई आर्टिकल ढूंढ सकें, कम से कम आर्टिकल मिले तो उस पर अपन काम कर सकें। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये 4 अल्फाज को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ पी, what is I, what is C, and what is O. This is called the PICO framework. P stands for population, I stands for intervention, C stands for comparison, O stands for outcome. तो बहुत जल्दी से मैं समझा देता हूँ कि इन 4 अल्फाज को यूज़ करके हम वो सर्च स्ट्रिंग बनाएंगे। तो P stands for population, तो समझने की कोशिश करें कि who are we studying। अब आपको कोई सिस्टमैटिक रिव्यू लिखना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। Who are we studying, हम किसको स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर मुराद पेशेंट है, आप किस पेशेंट को स्टडी करना चाह रहे हैं, कौन सी बीमारी उसे है, वो डिप्रेशन का मरीज़ है, वो एंजाइटी का मरीज़ है, हो सकता है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है वो किडनी प्रॉब्लम के साथ मौजूद हो सकता है वो डायबिटिक हो सकता है वो शिज़ोफ्रेनिक हो, एनीथिंग एल्स, आप जो कुछ सोच सकते हैं, एनी डिजीज़ विल बी फॉल इन विच कैटेगरी, पी कैटेगरी, पॉपुलेशन। इसके अलावा आप यहाँ पर एज भी डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट की एज क्या है, अडल्ट है, चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट है, या फिर एल्डर है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें पी कैटेगरी में आती है। व्हाट इज एन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन क्या है। अब जो भी पेशेंट आप स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको क्या इंटरवीन किया गया, उसे कौन सी ड्रग दी गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं भी यहाँ पर ब्रेक ले रहा हूँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ फिर से। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस किसके ऊपर की जाती है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कोहेट, केस कंट्रोल और क्रॉस सेक्शन, ये 4 स्टडीज़ में मेनली। तो अमूमन इन चारों स्टडीज़ के अंदर, खासतौर पर इन 3 में तो लाजमी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कोहेट और केस कंट्रोल में 2 ग्रुप्स होते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम कोई ड्रग या फिर कोई इंटरवेंशन देके चेक करते हैं कि लेट सपोज कि अगर कोई किसी शख्स को बुखार है, बहुत सिंपल लेके चलते हैं, तो हम चेक करेंगे उसे पैरासीटामोल देके कि पैरासीटामोल उसके बुखार को कम करता है या नहीं करता, फीवर को कम करता है या नहीं करता, ठीक है। तो वो एक ग्रुप हो गया। और जो दूसरा ग्रुप होगा उसको हम पैरासीटामोल नहीं देंगे, उस ग्रुप को हम बोलते हैं प्लासिबो, वो कंट्रोल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप को हम पैरासीटामोल नहीं देंगे। तो 2 ग्रुप्स हो गए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप। तो हम चेक करेंगे कि किस पे ज़्यादा बेहतर इफेक्ट आता है। बहरहाल बस इतनी सी बात थी। तो अमूमन ये 3 स्टडीज़ यूज़ हो रही होती हैं। तो हम वापस चलते हैं अपने इस पे, इंटरवेंशन। जो पेशेंट था उसको ठीक करने के लिए, उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सी ड्रग दी गई, ठीक है। इंटरवेंशन, व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, कौन सी इंटरवेंशन दे रहे हैं। सपोज करें अगर डिप्रेशन का पेशेंट था, तो यहाँ पर हमने कौन सी ड्रग दी, एंटी डिप्रेसेंट्स, बहुत सारी क्लासेस उसके अंदर आती हैं, एसएसआरआईज आती हैं, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एसएनआरआईज आती हैं, ठीक है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, 2 क्लास ड्रग्स की आती हैं। कंपैरिजन, अब इंटरवेंशन में हमने क्या दिया, ड्रग दिया। कंपैरिजन में अमूमन या तो हम कोई दूसरी ड्रग देते हैं या तो फिर हम प्लेसिबो रखते हैं। अच्छा, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह एक तो हमने वाली वीडियो में भी कवर किया हुआ है जो बेसिक वाली है, और आगे चल के हम इसे मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मेरा पूरा फोकस सर्च स्ट्रिंग सिखाने में, सर्च स्ट्रिंग किस तरह बना सकते हैं। बहरहाल कंपैरिजन में अमूमन हम प्लेसिबो लेते हैं, यानी कि कोई ड्रग, 2 ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप इंटरवेंशनल ग्रुप होता है जिसको ड्रग दी जा रही है, और दूसरा ग्रुप होता है जिसको ड्रग नहीं दी जा रही होती। आउटकम,
जब ड्रग दी गई इन दोनों ग्रुप्स को, इंटरवेंशन वाले ग्रुप को भी और कंट्रोल ग्रुप को भी, तो उसका आउटकम क्या निकला? आया कि पेशेंट ठीक हो गया या फिर उसके साइड इफेक्ट्स पैदा हो गए। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं फिर से एक मतलब रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर जरा देखें, फिर हम इसकी जल्दी से एक एग्जाम्पल ले लेंगे। स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, पेशेंट प्रॉब्लम, हु आर द पेशेंट, हु व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, पेशेंट कौन है, प्रॉब्लम क्या है। आई स्टैंड्स फॉर इंटरवेंशन। अच्छा, यहाँ पर ई भी यूज होता है एक्सपोजर के तौर पर, कि पेशेंट किस चीज़ से एक्सपोज है, व्हाट डू वी डू टू देम, व्हाट आर दे एक्सपोज टू। ठीक है, कंपैरिजन किससे, हम इस ग्रुप को हम किससे कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन में प्लेसिबो भी हो सकता है और दूसरी ड्रग भी हो सकती है। आउटकम क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द आउटकम, इलाज हुआ या फिर वो बंदा उसको साइड इफेक्ट्स आ गए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 में इसको थोड़ा सा, एग्जाम्पल नंबर पॉपुलेशन। यहाँ पर सपोज करें पॉपुलेशन थी अडल्ट विद हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये अडल्ट थे हाई ब्लड प्रेशर के साथ। इंटरवेंशन क्या था, हम डाइटरी चेंजेस कर रहे थे। ठीक है, हमारे पास एक ग्रुप था अडल्ट विद हाई ब्लड प्रेशर, एक ग्रुप का हमने क्या किया, उसकी डाइटरी चेंजेस की, और दूसरे ग्रुप में हमने क्या किया, स्टैंडर्ड मेडिकेशन यूज कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि हम एंटी लिपिड्स दे रहे हों, जिसमें आपके पास, आपने देखा ही होगा, कुछ ड्रग्स यूज होती हैं जो कि आपके पास हाई ब्लड प्रेशर के लिए AC इनहिबिटर्स होते हैं, ARBs होता है। ठीक है, आउटकम क्या रहा, रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर। आउटकम मतलब इन दोनों ग्रुप्स के अंदर जिसको डाइटरी चेंजेस की गई और जिसको स्टैंडर्ड मेडिकेशन की गई, इनमें से किस ग्रुप ने बेहतर आउटकम दिया। यानी कि हमारा मकसद क्या है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, उनका ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो रिडक्शन ब्लड प्रेशर किस ग्रुप में आया। इस तरह से एग्जाम्पल 1 हो गई। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अब हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, चिल्ड्रन में एस्थमा, एस्थमा के पेशेंट्स हमारे पास। ठीक है, एक ग्रुप को हमने क्या किया, इनहेलर दिया। ठीक है, उसमें लेबिटोलॉल, साल्मेटोलॉल, फेल्मेट्रॉल, आपने देखा होगा शॉर्ट टर्म एगनिस्ट, अल्फा 1 एगनिस्ट होते हैं, और लॉन्ग टर्म भी अल्फा 1 एगनिस्ट होते हैं। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं इसके अंदर। तो एक ग्रुप को हमने इनहेलर दिया और दूसरे ग्रुप को नहीं दिया। ठीक है, फिर हमने क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्थमा अटैक्स। इन दोनों ग्रुप्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है एस्थमा अटैक्स की, बढ़ी है या कम हुई है। ओके, एक ये स्टडी होगी। तीसरा एग्जाम्पल, पॉपुलेशन, एल्डरली पेशेंट्स विद क्रोनिक पेन। अब हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, बूढ़े अपराध हैं क्रोनिक पेन के साथ। ठीक है, अब इनमें दो है, एक में हम फिजिकल थेरेपी दे रहे हैं और एक में हम क्या दे रहे हैं, पेन मेडिकेशन दे रहे हैं। इन दोनों को कंपेयर कराएंगे और चेक करेंगे इंप्रूवमेंट इन मोबिलिटी के पेशेंट्स को क्रोनिक पेन था, तो एक तो उनकी पेन कम हुई और उनकी मोबिलिटी में कितना ज़्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पीको फ्रेमवर्क क्वेश्चन के बारे में सोचा जाता है, समझा जाता है कि हमें 4 चीज़ें तय करनी पड़ती हैं कि पॉपुलेशन क्या होगी, इंटरवेंशन क्या होगा, कंपैरिजन क्या होगा और आउटकम क्या होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी सीधी सी एग्जाम्पल दी है। और यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ बहुत लंबा सर्च स्ट्रिंग बनेगी, और सर्च स्ट्रिंग बनाना अभी मैं सिखा देता हूँ, फॉर्म सीख जाएंगे। ठीक है, ज़रा मुझे यहाँ तक बताएं कि सब कुछ क्लियर है। तो बस इस बार हम सर्च स्ट्रिंग पे स्विच करेंगे। थम्स अप कर दें, थैंक यू सो मच। चलें हम अब वहाँ चलते हैं अपने जल्दी से सर्च स्ट्रिंग के ऊपर। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। ओके, अब हमारा सर्च स्ट्रिंग माइनस वाले में एक बूलियन ऑपरेशन एक मरतबा रिवाइज करा देता हूँ, छोटा सा। हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों को आता हो, लेकिन जस्ट 1-2 मिनट्स के अंदर में इसे रिवाइज कर लेते हैं। खासतौर पर एंड और बूलियन ऑपरेशंस आनी चाहिए कि बूलियन ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। ये सर्चिंग का एक मेथड होता है पबमेड के ऊपर, कि जिसमें हम कुछ ऑपरेशंस यूज़ करते हैं जिसे हम बूलियन ऑपरेटर्स कहते हैं, और वो बूलियन ऑपरेटर्स हमें हेल्प करते हैं सर्चिंग के वक्त। तो एंड और का इस्तेमाल समझ लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर हम सर्च स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे। सपोज करें डायबिटीज़ लिखा हुआ है और अगर स्पीच में मैं एंड लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पर हाइपरटेंशन इस्तेमाल करूँ, तो यहाँ पर जो एंड है ना, यहाँ पर हम पबमेड को ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे मतलब सर्च में वो आर्टिकल चाहिए जिसके अंदर डायबिटीज़ भी हो और हाइपरटेंशन भी। उसका मतलब एंड यहाँ पर किसका रोल अदा कर रहा है, एडिशन का, कि आई नीड बोथ टर्म्स इन द आर्टिकल्स, डायबिटीज़ एज वेल एज हाइपरटेंशन। अगर मैं सर्च करूँ तो देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। देखिए ऐसा ही हुआ होगा कि ये देखें, डायबिटीज़ इन्होंने बोल किया हुआ, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो ये क्या इस्तेमाल कर, ये किस लिए यूज़ होता है, एडिशन के लिए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर और यूज़ कर लूँ, ठीक है, तो और अक्सर जो है हम यूज़ करते हैं सिनोनियम्स के लिए। ठीक है, अगर मेरे पास कोई लफ्ज़ सिनोनिमस है एक दूसरे का, तो मैं चाहता हूँ कि वो सिनोनियम लफ्ज़ मैं तलाश कर लूँ और का इस्तेमाल करके। हम और इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसका मसला ये है
कि कुछ ऑथर्स ने हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर के तौसस से पब्लिश किया होगा। कुछ ऑथर्स ने लफ्ज़ हाइपरटेंशन यूज़ किया होगा, कुछ ने हाई ब्लड प्रेशर। दे बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से पेपर मिस ना हो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स मिले, पेपर्स मिस ना हो। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन को मैंने दोनों लिखा और लगाया और सर्च कर लिया। ठीक है, सर्च करने के बाद अब देखेंगे मुझे दोनों वर्ड्स मिलेंगे। ये देखिए, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो मुझे दोनों लफ्ज़ हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मुझे दोनों लफ्ज़ मिलना शुरू हो गए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे मेरे से सिनोनियम जो सिनोनियम्स हैं वो मिस हों। अगर मैं सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर यूज़ कर लेता हूँ, हाइपरटेंशन को हटा के, तो मैं देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। तो मेरे पास अब आप देखेंगे पॉसिबली चांसेस हैं कि सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर आएगा, हाइपरटेंशन नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ हाइपरटेंशन यूज़ कर लूँ, हाई ब्लड प्रेशर यूज़ ना करूँ, सिर्फ क्या होगा, हाइपरटेंशन ही आएगा। तो बस जल्दी से एंड और समझ लिया, बस इतना काफ़ी है। आगे से ज़्यादा और ज़रूरत भी नहीं है, तो जल्दी से हम सर्च स्ट्रिंग की तरफ चलते हैं। दिस इज अवर वर्ड फाइल। जैसे मैंने बताया कि ये सर्च स्ट्रिंग जो है, ये मैं भी जल्दी से बनाना सीख लेते हैं किस तरह से बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक चीज़ बना रखी है कि पहले तो हमें अपने 4 कीवर्ड्स डिसाइड करने हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स डिसाइड करने हैं हमें? हमें पता है कि हमें पी, पॉपुलेशन डिसाइड करनी है। ठीक है, क्या डिसाइड करना है? पॉपुलेशन। फिर हमें क्या डिसाइड करना है? इंटरवेंशन। क्या डिसाइड करना है हमें? कंपैरिजन। क्या डिसाइड करना है हमें? आउटकम। ये 4 कीवर्ड्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, चलें जल्दी से एक आसान सा टॉपिक हम ढूंढ लेते हैं। चलें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए। जल्दी से किसी भी एक का कमेंट में ले लूँगा, रैंडमली अभी हम सर्च करेंगे। कोई भी एक टॉपिक बताएं जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं। एल्डर, कोई डिजीज़ का नाम बताएं। एल्डरली नहीं, नहीं, किसी डिजीज़ का नाम बताएं। एंजियोग्राफी, हाइपरटेंशन पेशेंट्स, अच्छे डिजीज़ का नाम बताएं। सोरियासिस, because glioblastoma, I guess, atrial fibrillation, पार्किंसंस। चलें, ये अच्छा है, पार्किंसंस अच्छा है, मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक। पार्किंसंस दे लेते हैं, पार्किंसंस। ठीक है, पार्किंसंस, पार्किंसंस। ठीक है, अब मुझे ज़रा बताएं कि पार्किंसंस डिजीज़ में कौन सी ड्रग यूज़ होती है? एनिमल, कौन सी ड्रग यूज़ होती है इसको ट्रीट करने में? लेवोडोपा। ठीक है, कार्बिडोपा होती है, सही है, ये क्लासेस हैं, लेवोडोपा, कार्बिडोपा। ड्रग, मेरे ख्याल से ड्रग ड्रग की क्लास बताएं, वो ज़्यादा बेहतर है, जो ओवरऑल ड्रग की क्लास होती है। लेवोडोपा, कार्बिडोपा कौन सी ड्रग की क्लास है? डोपामिन एगनिस्ट। यस, डोपामिन एगनिस्ट हैं ये दोनों। ठीक है, इससे हम किससे कंपैरिजन करें? अब मुझे बताएं कि क्या कोई और ड्रग यूज़ होती है पार्किंसंस को यूज़ करेंगे? ड्रग की क्लास बताइएगा। एमएओ इनहिबिटर्स, यस, होते हैं यूज़, वही ले लेते हैं। क्या मेरे ख्याल से थोड़ा सिंपल रखते हैं, इतना मुश्किल नहीं करते हैं, इससे प्लेसिबो ही कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कोई ड्रग यूज, मतलब एक ग्रुप है जैसे हम डोपामिन एगनिस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरे ग्रुप को हम क्या दे रहे हैं? प्लेसिबो दे रहे हैं। आउटकम, आउटकम में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि ड्रग की एफिकेसी क्या है, यानी कि जो डोपामिन एगनिस्ट उनकी एफिकेसी क्या रही, और लगा के हम इसकी जो है एफिशिएंसी ड्रग की मालूम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ट्रीटमेंट आउटकम मालूम कर सकते हैं, ट्रीटमेंट आउटकम क्या है, क्या आ रही है। ठीक है, मैंने बताया आपको, जब हम और लगाते हैं इसका मतलब ये है हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सिनोनिम्स यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगा के मैं यहाँ पर साइड इफेक्ट्स भी इस्तेमाल देख सकता हूँ कि हो सकता है कि इफेक्ट्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा लाइट एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ फेनोमेनन, अगर आपने स्केच की देखा तो मेरा फेवरेट
वो क्या है वो बहरा। ट्रीटमेंट आउटकम में हम क्या लेंगे, साइड इफेक्ट्स होता है उससे। तो ये हमारे कीवर्ड्स आ गए, पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन एंड आउटकम के। तो हमने पी को क्वेश्चन एक तैयार कर लिया। अब जल्दी से एक काम करते हैं कि पार्किंसन डिजीज को और क्या कहते हैं, ये मुझे बता सकता है? क्या हम यहाँ पर ट्रेमर्स यूज कर सकते हैं? पार्किंसन डिजीज के लिए हम क्या सिनोनिम यूज कर सकते हैं, जल्दी से बताएं। रिजिडिटी, ठीक है, कॉग्निटिव रिजिडिटी इसके अंदर होती है। पार्किंसोनिज्म बिल्कुल सही, ज़्यादा बेहतर यही है, पार्किंसोनिज्म ज़्यादा बेहतर है। ब्रेडिकाइनेसिया, ठीक है, ये भी होता है। रेस्टिंग ट्रेमर्स, हाँ रेस्टिंग ट्रेमर्स बिल्कुल होते हैं इसके अंदर। मेरे ख्याल सबसे बेहतर इसमें पार्किंसोनिज्म है। तो मैं पार्किंसोनिज्म इट्स अ होलसम फेनोमेना, तो मैं पार्किंसोनिज्म ही लेना बेहतर समझता हूँ, सबसे ज़्यादा बेहतर यही है। चलो मैं इसको कॉपी पेस्ट मारता हूँ। ठीक है, ऊपर चलते हैं। पार्किंसोनिज्म मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, डोपामिन एगनिस्ट, तो मेरे ख्याल से इसका कोई हम वो नहीं ले सकते इंटरवेंशन में, कोई वो प्लेसिबो को वैसे ही छोड़ देते हैं, बाइकिंग की तो मैं ले चुका हूँ। अब देखें मैश किस तरह यूज़ करना है। ये मैंने कीवर्ड्स दे लिए, पॉपुलेशन डिसाइड, इंटरवेंशन डिसाइड, कंपैरिजन डिसाइड, आउटकम डिसाइड। अब मैश की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो हमें मैश, इन तमाम लफ्ज़ों का क्या करना है, मैश निकालना है। तो मैं यहाँ पर M1 कर देता हूँ। थोड़ा टाइम M1। अब ये जो है ना पार्किंसोनिज्म और पार्किंसन डिजीज, जल्दी से इनका मैं ऐसे कॉपी करूंगा। मैं जाऊंगा पबमेड के ऊपर। आप पबमेड की स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा मैश का, नीचे देखिए मैश का ऑप्शन आ रही है। मैश आप विंडो खोल लें मैश की। अब जैसे ही मैश की विंडो खोलेंगे तो व्हाट इज़ अ मैश, ये ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को उस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप प्लीज़ वो जाके वहाँ देख सकते हैं। पार्किंसन डिजीज आ गया, ठीक है, इसको आप टू सर्च बिल्डर कर लें पार्किंसन डिजीज़ को, और इसको यहाँ से कॉपी करें और वर्ड फाइल में जाके यहाँ पर एग्नेस्ट, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मैश, मैं जा रहा हूँ डोपामिन एग्नेस्ट यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, डोपामिन एग्नेस्ट की बहुत सारी आ गई है मेरे पास, लेकिन मुझे ये पसंद आ रही है तो मैं इसे हटा के फिल्टर करूँगा। डोपामिन एग्नेस्ट मैंने मैश ले लिया, मैं जाके वर्ड पे से कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ये मैश आ गया मेरा, मेरे पास मैश 3 मुझे लेना है। और प्लेसिबो को प्लेसिबो ही रहने देते हैं, इसका ज़रूरत हमें नहीं है। हम M4, हम ट्रीटमेंट आउटकम्स देख लेते हैं और हम साइड इफ़ेक्ट्स देख लेंगे जल्दी से जाके यहाँ पर देख लेते हैं। ट्रीटमेंट आउटकम आ रहा है, इसका भी मैश उठा लेते हैं। फिल्टर जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं। और के साइड इफेक्ट्स एफिकेसी भी हम ले सकते थे, कि मेरे ख्याल से एफिकेसी आएगा नहीं। साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। चाहे साइड इफेक्ट्स का हमारे पास एडवर्स इफेक्ट आएगा तो मैं एडवर्स इफेक्ट आ लेता हूँ। एडवर्स इफेक्ट, ओके, ये मैंने यहाँ से उठाया और जल्दी से यहाँ पर लाके मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो जो डबल वर्ड्स हैं हमारे पास उनको मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ जल्दी जल्दी करके, फाइंड करना है हमें। मैं देख अब क्या बताता हूँ कि किस तरह से होगा ये। ये कंबाइन आपने करना क्या है कि जो P और M1 है इसको कंबाइन करना है, इंटरवेंशन और M2 को कंबाइन करना है, प्लेसिबो तो हमारा एक ही रहेगा, और आउटकम और M4 को कंबाइन करना है। तो हमारे पास यहाँ पर सर्च स्ट्रिंग अब हम तैयार करने जा रहे हैं। तो देखिए सर्च स्ट्रिंग तैयार होने वाली है। सबसे पहले ये हमने यहाँ से उठाया, कॉपी, यहाँ लगाएं और, ठीक है, यहाँ से उठाएं M1, कॉपी, पेस्ट इट हेयर, ठीक है, इसके इर्द गिर्द भी आप क्या करें, ब्रैकेट लगा दें। वो अलग अलग कीवर्ड्स के दरमियान में आपको एंड लगाना है और सेम कीवर्ड्स के दरमियान में आपने और लगाना है। तो आते हैं हम जल्दी से अपने इंटरवेंशन की तरफ। डोपामिन एगनिस्ट हमने उठाया, M2 उठाया हमने, ठीक है, ब्रैकेट
एंड प्लस ये वो हम जल्दी से खुद से लिख देते हैं, वो एंड। अब हमारे आउटकम की बारी है, हमने यहाँ से आउटकम उठाया, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो है वो बनना, एक सच स्ट्रिंग बनना शुरू हो गई है ऑलमोस्ट। और यहाँ से हम यहाँ से अपना M4 उठाएंगे और उससे कॉपी करके कर देंगे क्या, ये हमारे पास एक देखें, आपको मैंने जो सच स्ट्रिंग यहाँ पर दिखाई थी, एक छोटी सी सच स्ट्रिंग बहुत सिंपल मैनर में जो हम ऊपर देख रहे थे, जो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही थी कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पर जैसे छोटी सी सच स्ट्रिंग बनी हुई है, ये सच स्ट्रिंग आपने एक बहुत छोटे से मैनर के अंदर एक बेसिक लेवल बनाना सीख ली है। ठीक है, तो अब जल्दी से मैं इसे देख लूँ कि यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो। ये ठीक है, ये सही है, ये ब्रैकेट सही है, javascript.com, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। इसको जल्दी से उठाना है, कॉपी करना है, जाना है पबमेट की स्क्रीन पे वापस, मुझे पबमेट चाहिए, पबमेट जाके यहाँ रखा, मैंने कॉपी पेस्ट किया, सर्च किया, सो नाउ माय सर्च टर्म इज रेडी। ठीक है, ये पूरी हमारी सर्च स्ट्रिंग बन गई, हमने कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ 398 रिजल्ट्स आ रहे हैं। सर्च स्ट्रिंग बन गई, मतलब वो कामयाब सर्च स्ट्रिंग थी, बिल्कुल सही थी। देखें अब जो भी रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास, पार्किंसंस डिजीज, सेफ्टी, एफिकेसी, कंपैरेटिव एफिकेसनेस, डोपामिन एगनेस, पार्किंसन डिजीज, कंपैरेटिव एफिकेसी वगैरह वगैरह, मतलब जो हमने सर्च किया उसी से मुतल्लिक जो हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज जस्ट ओनली अ वन स्टेप, इट इज नॉट द टॉपिक सिलेक्शन, इट इज नॉट द टाइटल सिलेक्शन, इट इज नॉट द जनरेशन ऑफ द टाइटल, यस जस्ट वी लर्न हाउ टू जनरेट अ सच स्ट्रिंग, दैट्स इट, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। अभी टाइटल सिलेक्शन और टॉपिक सिलेक्शन के अंदर हमें 2 क्लासेस और डेप्थ में लगेंगी, बहुत इसमें कुछ है सीखने को। ठीक है, कैसे हम ये फिल्टर्स यूज़ करेंगे, कौन कौन से स्टडीज़ को लेंगे, किस तरह से हम आगे क्या क्या काम करेंगे, वो सब चीज़ें जो आपको हम बताएंगे रफ्ता रफ्ता। यहाँ तक मुझे बताएं कि कोई प्रॉब्लम हुई किसी को, अगर नहीं हुई तो प्लीज़ हैंड रेस कर दें। मैं आपके क्वेश्चन के जवाब दे दूँ जो जो आपके रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे। बेटा ब्रैकेट यूज़ हो या एंड और का यूज़ हो, ये सब चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं ना भाई, पार्किंसोनिज्म और पार्किंसंस में हमने एंड क्यों यूज़ नहीं किया, सब चीज़ें वीडियो 1 के अंदर आप बेसिक की हमारी ये वाली वीडियो जाके देख लें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये वीडियो आपको बेसिक में डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है कि ब्रैकेट कब यूज़ करते हैं। ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर बूलियन ऑपरेशन की, पूरा हमने आधा घंटे इसी पे लगाया वैसे, तो आप वहाँ जाके देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर सर्च में जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे के सर्च इंजन होते हैं, पबमेट, गूगल स्कॉलर, स्कोपस, सेनहेल्प, वेब ऑफ साइंस, कॉकरेन। तो इन सब के अंदर हमें सर्चिंग करनी होती है, यानी कि जब हम सर्च डेटा अपना सिस्टमैटिक वो मेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो सब में सर्चिंग करनी है और सबसे आर्टिकल्स को निकालना होता है। तो पबमेट और कॉकरेन तो फ्री है, यहाँ से तो हम आर्टिकल फ्रीली निकाल सकते हैं, लेकिन वेब ऑफ साइंस, स्कोपस और गूगल स्कॉलर इतने काम का नहीं होता, लेकिन स्कोपस और वेब ऑफ साइंस हमें चाहिए होता है, और ये होता है पेड, यहाँ से आप जाके आर्टिकल नहीं निकाल सकते। बहरहाल रिसर्च नेक्सस के जरिए इंशाल्लाह जब आप यहाँ पर मौजूद होंगे तो हम आपको यहाँ से भी आर्टिकल निकलवा के दे देंगे। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं पबमेट के ऊपर, मैं आपको दिखा दूँ जल्दी से जाके, कि वहाँ जो कि पेड होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए फ्री पीएमसी आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल, ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा फ्रीली, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ फ्री पीएमसी आर्टिकल, मतलब इस आर्टिकल को आप खोल तो लेंगे लेकिन इसका फुल टेक्स्ट नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए यही होगा कि इंशाल्लाह जब आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे पूरे कोर्स के अंदर तो हम आपको एक तरीके भी बताएंगे किस तरह से इसको हासिल किया जा सकता है। प्लस अगर ना भी मिले तो एट दी एंड हमारे पास एंड सोर्स मौजूद है हर चीज़ का, हम आपको A to Z हर चीज़ प्रोवाइड करके देंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम कम है, तो इसलिए हसन मैं एक चीज़ अनाउंस कर रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने कुछ भी सीखा है, तो अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, 5-10 मिनट का इवेंट रह गया है, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग तकरीबन 178 स्टूडेंट्स हैं, आप एक काम करें, मेरी एक रिक्वेस्ट आप तमाम लोगों से, आपके ग्रुप है जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर हमने सेटिंग्स ओपन कर दी है मैसेज की। ठीक है, तो वहाँ जाएं और जाके जो है आप प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दें, क्योंकि हमें अपने इंस्टाग्राम के लिए और लिंक्डइन के लिए भी हमें कुछ कमेंट्स चाहिए होते हैं बच्चों के। तो जो भी आपके ऑनेस्ट कमेंट्स हैं वहाँ जाके अभी प्लीज़ कर दें, जो भी अभी आपने सीखा है। बस अभी 5-10 मिनट का सेशन और रह गया, फिर मैं एक फाइनल नोट दूंगा, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें भी बहुत सारी बाकी हैं बताने को। तो अभी मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट्स का। तो आप किसी भी ग्रुप में हैं, ABCD SPK जिसमें भी हैं, आप वहाँ जाके प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दें, ठीक है, जो भी आपने आज सीखा है।
ताकि और बच्चे जो आज ज्वाइन नहीं कर सके उन्हें मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपके कमेंट से जो है उन्हें अच्छी खासी मोटिवेशन मिलती है। और प्लस आप में से जिसका कमेंट अच्छा होगा, यानी कि हमें बेहतर लगेगा कि जिसने अच्छा कमेंट किया है, तो इंशाल्लाह हम उसे कल अपने इंस्टाग्राम पे लाइव कर देंगे, इंस्टाग्राम पे भी और लिंक्डइन पे भी। ठीक है, चलिए 5 मिनट का ब्रेक ले लें, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ जाके कमेंट कर दें। 5 मिनट के बाद मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा, उसके बाद 10 मिनट का सेशन है, फिर हम सेशन ऑफ कर देंगे। चलें, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। अभी लीव नहीं करिएगा, बहुत कुछ बाकी है इंपॉर्टेंट जो बताना है। सिर्फ 5 मिनट्स का ब्रेक लिया है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप जितने भी आप स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो कुछ ना कुछ कमेंट कर दें बस, ताकि एक तो हमें मोटिवेशन मिल जाए। आपके कमेंट्स से हमें बहुत खुशी होती है देख के। एंड उसके अलावा ये है कि औरों को भी अच्छा खासा जो है इससे वो मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाती है। तो बस हाँ, 8:16 पर हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह बस मैं आपको 2 मिनट में समझा दूँगा अभी कि हम एडवांस कोर्स में आगे क्या करेंगे। इसमें हम किस तरह से एआई के इंटरवेंशन, ख़ास तौर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो किस तरह से हेल्प कर सकता है। ठीक है, और आगे बहुत सारी चीज़ें बताने को मैंने भी कुछ भी नहीं बताया। While selecting the topic, do we have to select the state design too? Like, should all states be same like all our cities? Uh, और कैन वी इंक्लूड कोहर्ट स्टडीज टू? यस, आप आर सिटीज़ कोहर्ट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका पूरा एक क्राइटेरिया है, वो अलग पूरी डिटेल जाएगी अलग से वीडियो के अंदर, वो आके इंशाल्लाह हम बताएंगे। जस्ट 1 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट बाकी है, जल्दी से आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह वापस से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ तमाम लोग कमेंट कर दें प्लीज़। चलें, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वापस से स्लाइड के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे बच्चों के सवाल थे कि हम आगे क्या कवर करने वाले हैं, बस वही मैं आपको समझाने वाला था। ठीक है, आप कमेंट्स फिर से कर दिएगा। थैंक यू।
चलें वापस आ जाते हैं। तो ठीक है, तो दिस इज अवर सम रीसेंट पब्लिकेशंस में से बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें से जो मोस्ट रिसेंट पब्लिकेशंस थी जो हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से हुई थी वो यहाँ पर मैंने लिस्ट की हुई हैं। ऐसे मैं 6 पब्लिकेशन सिर्फ मैंने लगाई हैं, लेकिन बाकी जितनी पब्लिकेशन हैं वो आप जाके हमारे इंस्टाग्राम पे, ये दिस इज अवर इंस्टाग्राम हैंडल, तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके आप जाके इंस्टाग्राम पे जो है देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आपको तमाम पब्लिकेशंस की लिस्ट मिल जाएगी, और उसके कमेंट सेक्शन में आप जाके वो स्टडी पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे लिंक्डइन पे भी आप जाएंगे तो आपको तमाम पब्लिकेशंस की जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा प्रॉस्पेक्टस है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चों के रिव्यूज़ भी हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो अब बात सीधी सी है कि हम क्यों इस कोर्स में क्या करने चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात उसमें बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर है, सिर्फ बहुत ही कम फीस है। मतलब इसमें जो भी हम सहूलत आपको देंगे तो एक्सेस टू पेड आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स पेड हों किसी भी जर्नल में हो, कहीं पर भी हों, अगर वो आपको एक्सेस नहीं मिल रहा तो उसका पूरा एक्सेस हम देंगे। फ्री पब्लिकेशन ओपन एक्सेस जर्नल्स, तो हमारे साथ कुछ इस तरह के ऑथर्स मौजूद हैं, खासतौर पर यूएसए में, कतर नेशनल लाइब्रेरी में, सिंगापुर में और यूके के अंदर। तो वो डॉक्टर्स हमें टोटली रिसर्च नेक्सस को सपोर्ट करते हैं, और आपको पब्लिकेशन के वक्त में किसी किस्म की कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो फ्री पब्लिकेशन होगी ओपन एक्सेस जर्नल के अंदर। अगर आपको पता है ओपन एक्सेस जर्नल फ़ी चार्ज करता है तकरीबन $3000 से लेकर $4000 तक पब्लिकेशन की। तो उसकी फ्री पब्लिकेशन होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको बाकायदा प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली असाइनमेंट्स होंगे, आपकी पब्लिकेशन तक मेंटोरशिप दी जाएगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पब्लिश विद अ रिनाउंड साइंटिस्ट, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं जिनसे रिसर्च नेक्सस के साथ जो है मुआहदा हुआ है, फिलहाल उनका भी हम नाम आपके सामने नहीं ला रहे, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे साथ होंगे ज़रूर उनके साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपको समझा दूं कि ये हमारा टोटल जो है टीचिंग शेड्यूल होता है। दिस इज़ अ टीचिंग शेड्यूल, इसे अभी हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ देख सकते हैं कि टॉपिक सिलेक्शन है, प्रोटोकॉल राइटिंग है, सबमिशन ऑफ प्रोटोकॉल, डेटा स्क्रीनिंग प्रोसीजर, एआई का यूज़, रेवमेंट किस तरह यूज़ करते हैं, एलासिटी किस तरह यूज़ करते हैं, और रैयान किस तरह यूज़ करते हैं, रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट किस तरह की जाती है, स्प्रेडशीट किस तरह बनाते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत लेक्चर्स हैं। देखिए यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, ये पिछले साल का हमारा टीचिंग शेड्यूल था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन 11 क्लासेस हैं, लेकिन अभी इसमें 2-3 क्लासेस शायद और ऐड हो जाएँ, क्योंकि हमने बहुत सारा इसमें भी इम्प्रूवमेंट कर ली है। हमारा जो मेन मकसद है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपको सिखाना कि आप किस तरह से एआई का यूज़ करते हुए बेहतर पेपर जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। और मैं चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा कि आपने वहाँ से लिखवा लेना है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बिल्कुल अलग तरह की अप्रोच होगी जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फ़ायदा दे देंगी। ठीक है, फिर हमारे पास ये पूरी एक गाइडलाइन है जो भी मैंने आपको सच स्ट्रिंग सिखाई ना, उसके बाद से अब किस तरह टॉपिक सिलेक्शन होती है इसकी पूरी गाइडलाइन हमने खुद तैयार की थी, A to Z। कैसे आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है, कैसे आपने चीज़ें देखनी है, तो ये फाइल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी उस पर। और इस पर भी हमने कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी है, वो इंशाल्लाह इंप्रूव करके आपको दे देंगे। बल्कि और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि ग्रुपिंग किस तरह से होती है। तो यहाँ देख सकते हैं हमने अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स के। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ का अलग सेक्शन है, कार्डियोलॉजी का अलग, ऑन्कोलॉजी, साइकेट्री, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, और इसमें और भी ग्रुप्स बन सकते हैं बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का जिस तरह इंटरेस्ट होता है उस तरह से ग्रुपिंग्स हो रही होती हैं। अब जैसे ये ग्रुप बने तो यहाँ पर ग्रुप पार्टिसिपेंट्स की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, सब ने अपने अपना पीको जो है यहाँ पर दिया हुआ है। सच स्ट्रिंग सब ने अपनी अलग अलग बनाई हुई, जैसे देख रहे होंगे हर एक स्टूडेंट ने अपनी अलग अलग सच स्ट्रिंग बनाई हुई है। एक सच स्ट्रिंग को बाद जो है उनका प्रोटोकॉल जो है वो अप्रूव होता है, प्रोटोकॉल लिंक आता है, वो अप्रूव करते हैं। सर कार्डियोलॉजी के सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा ग्रुप्स है, तो ये ग्रुप्स हैं कुछ, ये जितने ग्रीन वाले हैं इनका जो है ग्रुप मतलब आर्टिकल सेलेक्ट हुआ है और उन सबके प्रोटोकॉल्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, और उनको देखें यहाँ पर फर्स्ट चेक डन, फर्स्ट चेक डन, सबको डन करके बाद इनकी जो है आगे पब्लिकेशन की तरफ मामला गया था। ये ऑन्कोलॉजी था, साइकेट्री था, इस तरह से हर ग्रुप के अंदर अलग अलग जो है न्यूरोलॉजी के अच्छे खासे ग्रुप्स थे, इस तरह से ऑर्थोपेडिक्स। सो बताने का मकसद ये है कि ये पूरा एक मामला चलता है तो 10 से 15 दिन तक ये हम बाकायदा प्रॉपर तरीके से इसे लेके चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। यस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो वो फ़ी हमसे पूछते हैं कि कितना फ़ी चार्ज करेंगे। आरकॉप तकरीबन 15,000 रुपये चार्ज करती है, आई गेस रिसर्च एक्स तकरीबन 9 से 8,000 रुपये चार्ज कर रही है, 6,000 7,000 तो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो व्हाट्स द फ़ी इनमें से कोई भी फ़ी नहीं है, इट्स ओनली 5,000। ठीक है, ये तमाम सर्विसेज या तमाम जो भी चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं
सिर्फ 5000 के अंदर। सो 1 साल तक आपके पास लेक्चर रिकॉर्डिंग्स रहेंगे और आराम से जो है हम करवा देंगे, ठीक है। हर तरह के स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी ने अगर बेसिक नहीं मिली तभी वो ज्वाइन कर सकता है। सबमिशन, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि आपकी सबमिशन कितने दिन में हो जाएगी। तो हमारी एक, मैंने यहाँ आई गेस वो स्लाइड में ऐड करना भूल गया। तो सबमिशन का जो हमारा पॉलिसी है वो 45 डेज है, डेट्स इट। यानी कि जब आप कोर्स स्टार्ट करेंगे तो विद इन 45 डेज आपका जो रिसर्च आर्टिकल है कंप्लीट हो जाएगा और वो सबमिट हो जाएगा। पब्लिकेशन में टाइम लगता है, इसके लिए मैं कोई झूठा वादा नहीं करूँगा। पब्लिकेशन में कम से कम 4 महीने लगेंगे, 4 मंथ्स, क्योंकि जर्नल की तरफ जब हम सबमिट करते हैं तो जर्नल सिर्फ रिव्यू करने में ही 1.5-2 महीने लगा देता है, ठीक है। 1.5-2, कभी कभी 3 महीने भी हो जाते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड हो जर्नल टू जर्नल कि वो कितने वक्त लगा रहा है। हमारी ये पॉलिसी है कि हम विद इन 45 डेज आपकी सबमिशन कर देंगे। पब्लिकेशन में हो सकता है उसके बाद फिर मजीद 1-2 महीना और लगे। तो इट्स अ जर्नल ट्रुथ। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि 2 महीने पब्लिकेशन हो जाएगी, ये हरगिज़ पॉसिबल ही नहीं है। 2 मंथ्स के अंदर पब्लिकेशन नहीं होती, कम से कम 4 मंथ्स तो लगते ही लगते हैं, ठीक है। ओके, आई गेस इतना काफ़ी था। हाउ विल बी फाइंड, ये सब सवालात आप बाद में कर लीजिएगा, वो सब हम बता देंगे। शुड वी पे फॉर पब्लिकेशन? नो नो नो, नो चार्जेस फॉर पब्लिकेशन। आपने बस रजिस्ट्रेशन की फीस पे करनी है, पब्लिकेशन की कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई गेस इतना काफ़ी था। बाकी इंशाल्लाह हमारा चीफ एम्बेसडर हसन है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं किसी के सवालात के लिए, वो आपको तमाम सवालात के जवाब दे देंगे। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।